मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अंचल धायल ट्राइडियम एकेडमी में एक बार फिर आप लोगों के सामने हूं। पिछले 2 दिनों से मेरी क्लास नहीं आ पा रही थी क्योंकि मैं कुछ कामों में उलझा हुआ था। कोई दिक्कत नहीं है, हम आगे वाली क्लासेस को कंटिन्यू रखने की कोशिश करेंगे। मेरी कोशिश रहेगी कि रोज आप लोगों तक मेरा एक लेक्चर पहुंच सके। चलिए ज्यादा बातें नहीं करते हैं, सीधा अपने मुद्दे पे आते हैं। पिछले लेक्चर्स में हम लोग मिश्रण के ताप, मिक्सचर के टेम्परेचर तक पहुंच चुके थे कि जब दो चीजों को मिलाते हैं तो फाइनल टेम्परेचर क्या होता है। और हम लोग ये भी देख चुके हैं जब किसी चीज को गर्म करते हैं तो वो किस तरीके से बढ़ती है, लिक्विड कैसे बढ़ते हैं, सॉलिड कैसे बढ़ता है और गैसेस कैसे बढ़ती हैं, उनमें किस किस तरह के एक्सपेंशन होते हैं। जिन लोगों ने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे, कोई दिक्कत नहीं है, आई बटन पे क्लिक करके पीछे के लेक्चर्स देख सकते हैं। पीछे के लेक्चर जरूर देखना, वरना इन लेक्चर्स में आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। चलिए आज हम लोग एक छोटा सा टॉपिक जो इंपॉर्टेंट भी है, इस पे क्वेश्चन भी आता है, श्योर है क्वेश्चन। पहले अपन इसको टॉपिक क्या है, बाई मेटेलिक स्ट्रिप या द्विधातु की पत्ती। इसके अंदर क्या होता है बेटा, हमारे पास एक पत्ती या एक स्ट्रिप बनाई जाती है जो दो मेटल्स को, दो धातुओं को जोड़कर बनाई जाती है। जैसे मान लो कि जनरली इसको कॉपर और ब्रॉन्ज से बनाया जाता है, ठीक है, और भी किसी से बना सकते हैं, किसी भी चीज से, कोई इसमें इश्यू नहीं है। मान लीजिए दो जो द्विधातु पत्ती मैंने बनाई है, इसमें पहला मेटल है 1 और दूसरा मेटल है 2। ऊपर वाला जो मेटल की पत्ती है वो तो कौन से मेटल की है, 1 नंबर की, और नीचे वाले 2 नंबर की। अब इनके अंदर दोनों मेटल्स के लिए हम मान लेते हैं कि अल्फा 1 की वैल्यू अल्फा 2 से ज्यादा है। अल्फा 1 की वैल्यू अल्फा 2 से ज्यादा है। अब बात ये आती है कि इसमें क्या बड़ी बात है, ये दो धातु की जो हमने पत्ती बनाई, इसमें ऐसा क्या है कि जो इतना इंपॉर्टेंट है। इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि जब मैं इसे गर्म करूंगा तो ये बढ़ेगी। अब ये दोनों जुड़े हुए हैं तो दोनों साथ तो रहेंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि दोनों का अल्फा अलग अलग है। अल्फा मतलब इनका रेखीय प्रसार गुणांक, इनका थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट। तो ये दोनों का अल्फा अलग अलग होने के कारण दोनों की लंबाई में जो परिवर्तन है, दोनों की लेंथ में जो चेंज है वो भी अलग अलग होगा। अब ये हो कैसे सकता है, जब दोनों जुड़े हुए हैं तो दोनों की लंबाई में परिवर्तन अलग अलग कैसे हो सकता है। तो ये ऐसे हो सकता है कि ध्यान से सुनना, जब मैं इसको गर्म करूंगा या ठंडा करूंगा तो ये इस तरह का शेप ले लेंगी, ये थोड़ी सी कर्व्ड हो जाएगी, मुड़ जाएगी, ठीक है। अब क्वेश्चन इससे बनता है कि ये किस तरफ मुड़ेगी, 1 नंबर वाली धातु की तरफ मुड़ेगी या 2 नंबर वाली धातु की तरफ मुड़ेगी। जब मैं इसको गर्म करूंगा तो इसके अंदर 1 नंबर वाली जो धातु है उसकी लंबाई ज्यादा चेंज होनी चाहिए और 2 नंबर वाले की लंबाई थोड़ी कम चेंज होनी चाहिए, क्योंकि उसके लिए अल्फा की वैल्यू कम है। तो ऐसा कब पॉसिबल है, ऐसा तब पॉसिबल है जब 1 नंबर वाली धातु बाहर की तरफ रहे। ध्यान से देखो, जब ये इस तरह से घूम जाएगी तो ज्यादा लंबाई किसकी परिवर्तित हुई है, ज्यादा स्ट्रेस या ज्यादा फोर्स किस पे लग रहा है, जो बाहर की तरफ है ना, और जो अंदर की तरफ है उसकी लंबाई में जो परिवर्तन है वो कम हुआ है। तो हमारे 2 नंबर में लंबाई की परिवर्तन कम होना चाहिए, क्योंकि 2 नंबर का अल्फा कम है, तो 2 नंबर तो अंदर की तरफ रहेगा और 1 नंबर कहां रहेगा, बाहर की तरफ। बात समझ में आ गई। तो इसमें हमारा पहला सवाल क्या बन गया, जब आप एक द्विधातु पत्ती को गर्म करते हैं, ध्यान से सुनना, गर्म करते हैं या उसका तापमान बढ़ाते हैं तो द्विधातु की पत्ती 1 नंबर जिसका अल्फा कम है उसकी तरफ मुड़ जाती है, जिसका अल्फा कम है उसकी तरफ मुड़ जाती है, इस तरीके से, ठीक है। कितनी मुड़ जाती है, इसका रेडियस क्या है, वो सारी चीजें हायर लेवल पे चली जाती है, IIT PMT लेवल में चली जाती है, उसका एयरफोर्स नेवी से कोई लेना देना नहीं है। सवाल सिर्फ यहीं तक बनता है कि किस तरफ मुड़ेगी। अब बेटा अगर मैं इसको ठंडा करता तो क्या होता, ठंडा करता तो इनकी लंबाई कम होती, ठीक है, तो इनकी लंबाई कम होती तो ये किस तरफ मुड़ता, किसकी लंबाई में ज्यादा कमी आती, उसकी लंबाई में ज्यादा कमी आती जिसका अल्फा ज्यादा है, तो 1 नंबर की लंबाई में ज्यादा कमी आती। कहने का मतलब फाइनल लंबाई 1 नंबर की कम होती और 2 नंबर की ज्यादा होती, ठीक है। तो ऐसा कब पॉसिबल था, जब 2 नंबर बाहर की तरफ आता, तो उस समय आपकी पत्ती इस तरह से मुड़ जाती और इसमें बाहर की तरफ 2 नंबर रहता, नीचे की तरफ 1 नंबर रहता, ठीक है। ये समझ में आया। यदि टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो ऐसा होगा, और यदि टेम्परेचर घटाया जाए तो ऐसा होगा, ठीक है। तो ये पूरा आपका द्विपत्ती, इसमें बस यही पूछा जाता है कि हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो किस तरफ मुड़ेगी और टेम्परेचर घटाते हैं तो किस तरफ मुड़ेगी। तो याद रखना, जब टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो जिसका अल्फा कम है वो उसकी तरफ मुड़ जाएगी, जब टेम्परेचर घटा रहे हो तो जिसका अल्फा ज्यादा है वो उसकी तरफ मुड़ जाएगी। कोई डाउट, ये द्विधातु पत्ती के ऊपर बनता है। फिर अपना अगला टॉपिक आ जाता है मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर, ऊष्मा स्थानांतरण की विधियां। मतलब एक बॉडी से दूसरी बॉडी में हीट किस तरीके, हमने कैसे जाती है ये तो देख लिया, जब तापांतर है तब जाएगी, ठीक है, लेकिन कितने तरीकों से जाती है, तो बेटा बेसिक 3 तरीकों से जाती है। पहला तो होता है कंडक्शन, कंडक्शन को हम हिंदी में बोलते हैं चालन, ठीक है। कंडक्शन के बाद में दूसरा आता है कन्वेक्शन,
कन्वेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? संवहन। ये दोनों ही जो तरीके हैं, इन दोनों को माध्यम की जरूरत होती है। बिना माध्यम के ये दोनों, या दोनों बिना मीडियम के पॉसिबल नहीं है। तीसरा जो होता है रेडिएशन या विकिरण, इसको हम हिंदी में बोलते हैं रेडिएशन या विकिरण। इसको किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती है, बिना मीडियम के भी चला जाता है। ठीक है, मैं इनको थोड़ा सा एक छोटा एग्जांपल लेता हूं, उसके बाद अपन हर एक सेक्शन को डिटेल में लेंगे। कंडक्शन या चालन। चालन के लिए सीधी सी बात है कि अगर आप जैसे कोई बर्तन है ना, उसको अपन ने गैस पे रखा हुआ है, उसके अंदर अपन मान लो दूध गर्म कर रहे हैं या चाय बना रहे हैं, जो भी चल रहा है। अब जब अपन उस बर्तन को ऊपर से पकड़ते हैं, गैस तो नीचे जल रही है, जब तुम ऊपर से पकड़ोगे तो क्या बर्तन गर्म लगेगा? बिल्कुल लगेगा। क्यों? ऐसा क्या हुआ? ऐसा ये हुआ कि वो बर्तन धातु का था, मेटल का था, तो उसमें से होती हुई हीट आपके हाथ तक पहुंच रही है। तो जब हीट किसी मीडियम से होती हुई आप तक पहुंचती है, मतलब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? कंडक्शन या चालन। ठीक है। कन्वेक्शन की बात करें तो कन्वेक्शन का मतलब यूं समझेंगे आप कि कन्वेक्शन जैसे मान लो जमीन के पास की हवा गर्म हो जाती है गर्मियों में, जमीन के पास की हवा गर्म हो जाती है, गर्म होने के कारण उसका आयतन बढ़ जाता है, उसकी वॉल्यूम बढ़ जाती है। बेटा डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम बढ़ जाएगी तो डेंसिटी क्या हो जाएगी? घट जाएगी, क्योंकि ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, तो जब जैसे ही वो हवा गर्म होती है तो उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, डेंसिटी कम होने के कारण वो हल्की हो जाती है। ठीक है, और हम जानते हैं कम डेंसिटी वाली चीज हमेशा ज्यादा डेंसिटी वाली चीज के ऊपर तैरती है। तो जमीन के पास की हवा क्या हो गई? उसकी डेंसिटी क्या हो गई? कम हो गई। डेंसिटी कम हो गई यानी वो हल्की हो गई। हल्की होगी तो वो कहां चली जाएगी? ऊपर चली जाएगी। ऊपर चली जाएगी तो ऊपर जो गर्म हवा थी, ऊपर जो ठंडी हवा थी वो नीचे आ जाएगी। थोड़ी देर में ये गर्म हो जाएगी और ये साइकिल चलती रहेगी, इससे पूरे वातावरण में गर्मी फैलती है। तो अब इसमें और इसमें अंतर क्या था? इसमें अंतर यह था कि यहां पे जब आपने धातु को गर्म किया तो धातु में से होती हुई, मेटल में से होती हुई हीट आप तक पहुंच रही है। मतलब इसके अंदर माध्यम के कण, मीडियम के पार्टिकल्स अपनी जगह से दूसरी जगह नहीं जाते, लेकिन इसके अंदर मीडियम के पार्टिकल्स हीट को लेके जाते हैं। यहां जो हवा थी वो गर्म हुई और हीट को लेके गई और ऊपर ले जाके उसने उसको ट्रांसफर किया। तो इन दोनों को मीडियम चाहिए। इसके अंदर मीडियम के पार्टिकल्स कहीं नहीं जाते, इसके अंदर मीडियम के पार्टिकल्स जाते हैं हीट को लेके। तीसरे के अंदर रेडिएशन जो सूरज से हम तक पहुंच रही है, उसे मीडियम की जरूरत ही नहीं होती, वो वैक्यूम में भी ट्रैवल करती है। ये रेडिएशन यानी विकिरण के अंदर जितना भी हीट ट्रांसफर होता है वो प्रकाश की यानी ऑप्टिक्स के सारे नियमों का पालन करता है। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, परावर्तन, अपवर्तन, सारी XYZ, वो सारे अपन डिटेल में देखेंगे। तो अब अपन अपने पहले टॉपिक को समझते हैं, कंडक्शन या चालन। मेरा आज का लेक्चर इस पूरा इस कंडक्शन के ऊपर होगा। कंडक्शन बड़ा शानदार है और इंपॉर्टेंट भी है। कन्वेक्शन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इस पे क्वेश्चन कभी नहीं आया। ठीक है, लेकिन बस इनमें से एक क्वेश्चन ये बच जाता है कि इनमें से सबसे तेज कौन है? सबसे तेज कौन है? सबसे तेज मतलब सबसे तेज हीट ट्रांसफर किसमें होती है? तो याद रखना रेडिएशन सबसे तेज तरीका है। सूरज से हम तक जो गर्मी पहुंचती है कितनी सेकंडों में पहुंचती है। ठीक है, और सूरज कितने करोड़ों किलोमीटर दूर है, उसके बावजूद भी तो रेडिएशन सबसे फास्टेस्ट हीट का ट्रांसफर है। ठीक है, फिर बात आती है कन्वेक्शन और कंडक्शन में से कौन तेज है? कंडक्शन और कन्वेक्शन में कन्वेक्शन और कंडक्शन सबसे धीरे होता है, सबसे स्लोली होता है। चालन या कंडक्शन। कंडक्शन के लिए सबसे जरूरी चीज, कंडक्शन हमेशा किसके अंदर होता है? कंडक्शन हमेशा माध्यम के थ्रू होता है। यह माध्यम कैसा होना चाहिए? देखो हीट के, जैसे अपन इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, विद्युत धारा की बात करें, तो विद्युत धारा हमेशा किस में से बहती है? इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स में से, ये विद्युत सुचालकों में से। ऐसे ही हीट जिसके अंदर से आराम से बह जाती है उसे हम क्या बोलते हैं? ऊष्मीय सुचालक। सारे धातु ऊष्मीय सुचालक होते हैं। जो चीज इलेक्ट्रिकली अच्छा कंडक्टर है, मतलब जो विद्युत रूप से जो अच्छे विद्युत सुचालक हैं, वो अच्छे ऊष्मीय सुचालक भी होते हैं। ठीक है, जैसे नॉन कंडक्टर कंडक्टर उसमें होते हैं, वैसे ही इसके अंदर भी कंडक्टर, नॉन कंडक्टर, थर्मल कंडक्टर और नॉन थर्मल कंडक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम लोग सबसे पहली चीज कि एक जगह से दूसरी जगह, ध्यान से अब इस पूरे कंडक्शन के अंदर ध्यान रखना, हम इसको कंपेयर करेंगे, हम इसकी तुलना करेंगे किसके साथ? विद्युत धारा के साथ। विद्युत धारा एक जगह से, विद्युत धारा वाला चैप्टर आप लोगों ने अच्छी तरह पढ़ा होगा। विद्युत धारा का फॉर्मूला क्या होता है? चार्ज बटे समय। ठीक है, उससे मॉडर्न चीज, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विद्युत धारा के प्रवाह का कारण क्या होता है? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो का कारण क्या होता है?
पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ बहता है, उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ बहता है। ठीक है, ऐसे ही ऊष्मा यानी हीट हमेशा उच्च तापमान से निम्न तापमान की तरफ बहती है, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ बहती है। तो जैसे धारा के लिए विभवांतर जरूरी है, वैसे ऊष्मा प्रवाह के लिए क्या जरूरी है? तापांतर, टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, तो अगर आपके पास दो पॉइंट्स के बीच में कुछ टेम्परेचर डिफरेंस है, जैसे ये टेम्परेचर है θ1 और यहां पे आपके पास टेम्परेचर है θ2, ठीक है, तो अगर θ2 की वैल्यू या θ1 की वैल्यू θ2 से ज्यादा है तो यहां से यहां तक हीट फ्लो होगी, ऊष्मीय प्रवाह होगा। कहां से? उच्च ताप से। ये तो अपन पिछले चैप्टर में अच्छी तरह से देख चुके हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग इसके। अब देखो, तो ये अब सीधी सी बात है, ये किससे कंपेयर हो गया? टेम्परेचर किससे कंपेयर हो गया? पोटेंशियल से। ठीक है, तापमान किससे कंपेयर हो गया? विभव से। ठीक है, मतलब उसमें विभव और इसमें ताप। अब देखो इसके आगे की बात समझते हैं। मैं इसको यहां लिख देता हूं, θ1 की वैल्यू θ2 से ज्यादा है और इस पूरे छड़ की लंबाई मान लेते हैं L है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना बेटा, यहां से यहां तक जो ऊष्मा प्रवाह हो रही है यानी Q, ये किन किन चीजों पर डिपेंड करती है? पहली चीज तो तापांतर, θ2 माइनस θ1, या θ1 माइनस θ2 कर देते हैं, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस कर देते हैं, θ1 माइनस θ2। ठीक है, जितना ज्यादा ये टेम्परेचर डिफरेंस होगा, जितना ज्यादा ये तापांतर होगा, ऊष्मा उतनी ही ज्यादा प्रवाहित होगी। दूसरी जो ऊष्मा किस पे डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है इस छड़ के काट क्षेत्रफल पे, इस छड़ के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे। जितनी मोटी छड़ होगी उसमें से ऊष्मा उतनी ही ज्यादा प्रवाहित होगी, जितनी ज्यादा मोटी थिक रॉड होगी उसमें से उतनी ही ज्यादा ऊष्मा प्रवाहित होगी। तो ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? इसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, काट क्षेत्रफल के। ठीक है, दूसरी चीज किसके और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? टाइम के। जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा हीट ज्यादा से ज्यादा फ्लो होगी। पहले शुरुआत में धीरे धीरे फ्लो होती जाएगी, फिर वो और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा, और हीट का मान, जो ऊष्मा का मान है वो बढ़ता जाएगा समय के साथ। तो ये टाइम के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। याद रखना, इस टेम्परेचर में जहां मैं छोटा टी लिख रहा हूं वो समय के लिए है, और अगर मैं कहीं बड़ा टी काम में लेता हूं तो वो तापमान के लिए होता है। ठीक है, चौथी चीज जो आपकी ऊष्मा है जो प्रवाहित हो रही है वो किस पे डिपेंड करती है? इसकी लंबाई पे भी डिपेंड करती है। जितना लंबा माध्यम होगा उसमें उतनी कम मात्रा में ऊष्मा प्रवाहित होगी। तो लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इस पूरे डिस्कशन को अगर मैं एक साथ ले लूं, तो हम ये कह सकते हैं कि जो ऊष्मा प्रवाहित हो रही है वो किस पे डिपेंड कर रही है? टेम्परेचर डिफरेंस पे, एरिया पे, टाइम पे और लंबाई पे। इस तरीके से अगर मैं इस प्रोपोर्शनैलिटी के निशान को हटाता हूं, इस समानुपाती के निशान को हटाता हूं, तो हमारे पास एक कांस्टेंट आता है जिसको आप K से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? K से। θ1 माइनस θ2 AT। अब ये K क्या है बेटा? इस K को हम बोलते हैं थर्मल कंडक्टिविटी, और हिंदी मीडियम वाले इसको क्या बोलेंगे? ऊष्मीय चालकता। थर्मल कंडक्टिविटी पे क्या क्वेश्चन बनता है? एक तो बेटा इसकी यूनिट पूछी जाती है, यूनिट ऊष्मीय चालकता या थर्मल कंडक्टिविटी की यूनिट, तो यहां से निकालें। तो ये क्या है बेटा? जूल। ठीक है, ये मीटर है और ये मीटर स्क्वायर है, तो मीटर से मीटर स्क्वायर कट गया तो 1 मीटर ऊपर बचेगा, उसको नीचे ले आए तो जूल मीटर इनवर्स। ठीक है, टाइम है तो सेकेंड इनवर्स। θ1 माइनस θ2 तापांतर, टेम्परेचर, ये भी डिवाइड में आ जाएगा तो केल्विन इनवर्स। ठीक है, ये इसकी यूनिट हो गई। इसको थोड़ा सा अपन मॉडिफाई कर देते हैं। जूल बटे समय, ऊर्जा बटे समय, पावर का फॉर्मूला होता है। पावर की यूनिट क्या होती है? वॉट। तो इस पूरे को मैं थोड़ा सा अगर छोटा करके लिखना चाहूं तो इन दोनों को मैं हटा सकता हूं और इनकी जगह लिख सकता हूं वॉट मीटर इनवर्स केल्विन इनवर्स। ठीक है, कोई डाउट? इसी के साथ हम इसकी डायमेंशन भी लिख सकते हैं। क्या होगी बेटा? जूल के लिए m L2 T माइनस 2, मीटर इनवर्स के लिए L माइनस 1, सेकेंड इनवर्स के लिए T माइनस 1, केल्विन इनवर्स के लिए
K -1 ही रहेगा या थीटा -1 हो जाएगा, एक ही बात है। ठीक है, इस पूरे को अगर अपन सिंप्लीफाई करें तो m एक ही है, l और l आपस में कैंसिल हो जाते हैं और t जुड़ जाते हैं, तो अपने पास बचता है m l t -3 और k -1। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, थर्मल कंडक्टिविटी की यूनिट और डायमेंशन बहुत बार पूछी गई है एग्जाम में। अब इससे आगे जो चीज बताऊंगा वो हर बार ही पूछी गई है, वो है थर्मल रेजिस्टेंस। ठीक है, फिर एक बात बताऊं, इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या होता है? आप कहोगे साहब इसमें कहां इलेक्ट्रिक करंट ठूस रहे हो? बेटा इलेक्ट्रिक करंट या विद्युत धारा का इसके साथ बहुत गहरा संबंध है। ठीक है, वो संबंध ये है कि विद्युत धारा का फॉर्मूला होता है आवेश बटे समय, चार्ज अपॉन टाइम। ठीक है, ऐसे ही एक होती है ऊष्मीय धारा, थर्मल करंट। थर्मल करंट या इसको हम हीट करंट भी कहते हैं, ऊष्मीय धारा। इसका फॉर्मूला कितना होता है बेटा? जैसे उसमें Q आ रहा है, इसमें कैपिटल Q मतलब ऊष्मा बटे समय। जब भी किसी माध्यम से ऊष्मा प्रवाह हो रही है तो प्रवाहित ऊष्मा बटे ऊष्मा के प्रवाह में लगा समय। सुनना, जब भी किसी मीडियम से हीट फ्लो हो रही है तो फ्लो हुई हीट डिवाइडेड बाय टाइम क्या कहलाता है? थर्मल करंट या ऊष्मीय धारा। इसका एक नाम और होता है, वो नाम क्या होता है? हीट फ्लो रेट, ऊष्मीय प्रवाह दर। कुछ भी कहो, ये सब इससे कंपेयर हो रहा है। ठीक है, तो मैं यहां से फॉर्मूला निकाल सकता हूं बेटा, कितना होगा? यहां से T को नीचे ले आओ तो क्या बचा? K θ1 माइनस θ2, T चला गया, बचा A और यहां बचा L। इस तरीके से लिख सकते हैं। थर्मल करंट की यूनिट क्या होगी मेरे बच्चे? इलेक्ट्रिक करंट की तो एम्पीयर होती है, थर्मल करंट की यूनिट कितनी होगी? ऊष्मीय धारा या ऊष्मीय प्रवाह दर की यूनिट सिंपल है, जूल और बटे समय, जूल सेकेंड इनवर्स। आप कहोगे सर इससे क्यों नहीं निकाले? इससे भी निकाल लेना तो भी यही आएगी। ठीक है, जूल बटे समय, जूल सेकेंड इनवर्स। डायमेंशन क्या हो जाएगी? विमा क्या हो जाएगी बेटा? जूल के लिए आ जाएगा आपके पास m l2 t -2, सेकेंड के लिए t -1, तो ये m l2 और t -3। ठीक है, इसके अंदर कहीं पर तापमान का जिक्र नहीं आता। कोई डाउट? ये आ गया समझ में? देन मैं साथ साथ मिटाता जा रहा हूं, आप साथ साथ में इसको पॉज करके लिख लेना, जो लिख रहे हैं इसको देख देख के, और लिखोगे तो ही फायदे में रहोगे, वरना कोई मतलब नहीं है। चलिए इसके बाद की बात समझते हैं कि इसके बाद ये तो थर्मल करंट आ गया। अब करंट का एक फॉर्मूला और होता है, विद्युत धारा का एक फॉर्मूला और होता है। वो क्या होता है बेटा? ओम का नियम याद करो। ओम का नियम कहता है V/R, वोल्टेज विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। ठीक है, इसमें तुम अगर IH का फॉर्मूला देखो तो वोल्टेज यानी धारा एक जगह से दूसरी जगह जिसके कारण प्रवाहित होती है, करंट एक जगह से दूसरी जगह जिसके कारण फ्लो करता है, वो कौन है? पोटेंशियल डिफरेंस। करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे फ्लो करता है, हीट हमेशा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ फ्लो करती है। मतलब मैं V को T से कंपेयर कर सकता हूं, मैं वोल्टेज को टेम्परेचर से कंपेयर कर सकता हूं। ठीक है, वोल्टेज की जगह ऊष्मा के सिस्टम में किसने ले ली? ऊष्मा के निकाय में किसने ले ली? तापमान ने, टेम्परेचर ने। ठीक है, तो मतलब ये चीज तो वोल्टेज से कंपेयर हो सकती है। बाकी बची हुई चीजों को डिवाइड में ले आऊं तो मुझे रेजिस्टेंस मिल जाएगा। मतलब मैं IH के फॉर्मूले को इस तरीके से लिख सकता हूं, θ1 माइनस θ2, और बाकी मसाले को मैं डिवाइड में ले जाऊं तो L अपॉन KA, यानी कि ये θ1 माइनस θ2 तो है टेम्परेचर डिफरेंस, और ये जो नीचे आ गया इसे हम बोलते हैं ऊष्मीय प्रतिरोध या थर्मल रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं बेटा? थर्मल रेजिस्टेंस। कोई डाउट यहां तक? ठीक है, तो अब ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, हर साल क्वेश्चन आता है, हर साल। ठीक है, कि थर्मल रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है और डायमेंशन क्या है। क्या यूनिट है बेटा? बड़ी सिंपल है, थर्मल रेजिस्टेंस की यूनिट तो तुम बड़ी आराम से निकाल सकते हो। थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? थर्मल रेजिस्टेंस को यहां ले जाओ, ये है विभवांतर बटे धारा, है ना? तुम कहोगे सर इससे निकालो, इससे ज्यादा लंबा टाइम लगेगा, निकलेगा फॉर्मूला सेम है। भाई RH को यहां ले जाओ, IH को नीचे ले आओ, तो θ1 माइनस θ2 तो क्या है बेटा? केल्विन। ठीक है, अब ये IH को नीचे ले आओ तो IH की यूनिट कितनी है? जूल सेकेंड इनवर्स बटे जूल सेकेंड इनवर्स। ठीक है, ये जूल सेकेंड इनवर्स को हम क्या कह सकते हैं? मैंने पहले ही बताया था, इसको वाट भी क्या कहा जाता है, ये पावर का भी यूनिट होता है। ठीक है ना, मतलब धारा की
कौन सी धारा? ऊष्मीय धारा। थर्मल करंट की यूनिट और पावर की यूनिट सेम है, ठीक है। ऐसे ही अब मैं इसको ये लिख सकता हूं केल्विन वाट इनवर्स भी हम इसको कह सकते हैं। कोई डाउट यहां तक? इसकी डायमेंशन क्या होगी? इसकी डायमेंशन आ जाएगी आपके पास, के को तो लास्ट में पढ़ा रहने देते हैं, टेम्परेचर की तो के ही होती है, ठीक है। सेकंड के लिए टी, जूल के लिए एम, L2 T-2 होती है, लेकिन जूल की पावर -1 है, तो यहां भी माइनस, ये सारी पावर उल्टी हो जाएंगी। यहां -1 आ जाएगा, यहां -2 आ जाएगा और यहां +2 आ जाएगा। इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? T से ये T3 हो गया, तो अपने पास बन जाएगा M -1 L -2 T3 और K की जगह थीटा भी हो सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, हर साल एग्जाम में आता है यूनिट और डायमेंशन थर्मल रेजिस्टेंस की, ऊष्मीय प्रतिरोध की, विमा और मात्रक हर साल एग्जाम में आता है, तो इसको ध्यान से नोट कर लेंगे। चलिए आगे चलते हैं। फिर आ जाता है हमारे पास इलेक्ट्रिकल सिस्टम यानी विद्युत निकाय और ऊष्मीय सिस्टम यानी थर्मल सिस्टम का कंपैरिजन। देखो बेटा, इलेक्ट्रिकल सिस्टम में जहां चार्ज होता है जिसका मात्रक कूलाम होता है, वैसे ही थर्मल सिस्टम में चार्ज की जगह कौन ले लेता है? हीट ले लेती है, जिसका मात्रक जूल होता है। इलेक्ट्रिकल सिस्टम में इलेक्ट्रिक करंट होता है जिसका फॉर्मूला चार्ज अपॉन टाइम होता है, और या वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस होता है, विभवांतर अपॉन प्रतिरोध होता है। इसकी जगह कौन ले लेता है? ऊष्मीय धारा, जिसका ऊर्जा बटे समय होता है, या हीट अपॉन टाइम होता है, ठीक है, या तापांतर बटे प्रतिरोध होता है, टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस नहीं, RH होता है बेटा, सॉरी, ठीक है ना। ये ऊष्मीय प्रतिरोध होता है। यहां पे प्रतिरोध होता है, यहां प्रतिरोध की जगह जो प्रतिरोध जिसका फॉर्मूला ρL/A होता है। रो क्या होता है? याद है? प्रतिरोधकता, ठीक है। RH की जगह आ जाता है RL/K, ये L/KA, ठीक है। जहां पे ये हो गया आपका क्या? ऊष्मीय प्रतिरोध, वो हो गया प्रतिरोध, उसकी यूनिट ओम होती है, इसकी केल्विन सेकंड जूल इनवर्स। देन यहां पे आ जाता है रो मतलब प्रतिरोधकता, ओम मीटर। प्रतिरोधकता की जगह कौन ले लेता है? प्रतिरोधकता की जगह यहां ले लेता है ऊष्मीय प्रतिरोधकता या थर्मल रेजिस्टिविटी 1/K। यहां पे 1/K आ रहा है, जैसे यहां रो आ रहा है, यहां रो की जगह 1/K आ रहा है, तो इसकी यूनिट ये होती है मीटर केल्विन वॉट इनवर्स, ठीक है। देन यहां पे आती है आपके पास चालकता। कौन सी चालकता? विद्युत चालकता, जिसकी यूनिट होती है महो मीटर इनवर्स, ठीक है। 1/ρ होता है। यहां पे इसको उल्टा कर देंगे, के, ये आपने शुरू में देखी थी, क्या होती है? ऊष्मीय चालकता, थर्मल कंडक्टिविटी, ये इसकी यूनिट वॉट मीटर इनवर्स केल्विन इनवर्स, ठीक है। तो ये इन दोनों का कंपैरिजन हो गया कि कौन किसको रिप्लेस कर लेता है, कौन किसकी जगह ले लेता है। ये दोनों सिस्टम लगभग एक जैसे हैं, इनमें ये अंतर है। अब थोड़ा सा और इसमें हम देखते हैं कि जब अपन उसके अंदर अपन सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन देखते थे, ऐसा ही इसके अंदर भी होता है, चालन के अंदर भी होता है सीरीज और पैरेलल का कॉम्बिनेशन। देख, सबसे पहले आता है हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन मतलब जो छड़ हैं, दो कंडक्टर्स हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ सीरीज में जुड़े हुए। बेटा जब अपन प्रतिरोध वाला सीरीज कॉम्बिनेशन देखते थे, तो प्रतिरोधों के केस में मैं यहां पे साइड में विद्युत सिस्टम वाला भी लेके चलता हूं, जिसमें आप R1 और R2 लेते थे दो, ठीक है। तो बेटा इसमें R1 R2 इनमें से विद्युत, जब सीरीज में जो प्रतिरोध हैं, दो रेजिस्टेंस सीरीज में, तो उनमें से करंट सेम होता था, विद्युत धारा सेम होती थी। तो विद्युत धारा सेम होती थी, तो यहां क्या सेम होगा बेटा? यहां विद्युत धारा की जगह किसने ले ली? ऊष्मीय धारा ने, IH, ये सेम होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट की जगह किसने ले ली? थर्मल करंट ने, तो थर्मल करंट सेम होगा। वहां पर दोनों रेजिस्टेंसेस के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर अलग अलग होता था, यहां पर तापांतर या टेम्परेचर डिफरेंस अलग अलग होगा। मान लेते हैं बेटा इसका पहले वाले का ऊष्मीय प्रतिरोध है RH1, दूसरे वाले का है RH2, तो टोटल प्रतिरोध कितना होगा? RH1 प्लस RH2, जैसा हम सीरीज में जानते हैं वही सेम फॉर्मूला इस पे लगेगा, ठीक है। कोई डाउट यहां तक? अब मुझे तो पूछना है के का फॉर्मूला, क्योंकि एग्जाम में भी के पूछेंगे। तो बेटा क्या आप RH और के में संबंध जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं, कि अपन ने अभी जस्ट इससे पहले देखा है कि RH इज इक्वल्स टू L बटे KA। तो मैं इसकी जगह लिख सकता हूं L बटे KA, इसकी जगह लिख सकता हूं L1 बटे K1 A1 पहले वाले के लिए, इसकी जगह लिख सकता हूं L2 बटे K2 A2। जनरली एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसके अंदर दोनों एरिया बराबर लेते हैं, ठीक है। यानी कि अगर आपके पास पहले की एरिया और दूसरे की एरिया बराबर हो, तो थर्मल कंडक्टिविटीज का फॉर्मूला क्या बन जाएगा बेटा? AAA
और ये फाइनल एरिया से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और ये एल, एल किसके बराबर है? एल ये टोटल लंबाई है, ठीक है, याद रखना एल ये टोटल लंबाई है, ठीक है। तो अगर दोनों एरिया बराबर हैं तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? एल बटे के इज इक्वल्स टू L1 बटे K1 प्लस L2 बटे K2। और अगर ये दोनों लंबाइयां भी बराबर हैं, यानी कि L1 और L2 भी बराबर हैं, तो बेटा L किसके बराबर हो जाएगा? L हो जाएगा L1 प्लस L2 के बराबर, यानी 2L1 कह दो या 2L2 कह दो, एक ही बात है, ठीक है। तो मैं जब ये फॉर्मूला यहां रखूंगा तो यहां L की जगह 2L1 आ जाएगा, यहां L1, पूरी इक्वेशन से L1 कट जाएगा, तो 2 बटे K किसके बराबर आ जाएगा? 1 बटे K1 प्लस 1 बटे K2। 3 होते तो 1 प्लस, यहां 3 आ जाता, प्लस 1 बटे K3 है। 4 होते तो 4, तो N के लिए क्या आ जाता? N संयोजनों या N रेजिस्टेंस के लिए क्या आ जाता बेटा? N बटे K, N1 बटे 1 बटे K1 प्लस 1 बटे K2 प्लस 1 बटे K3 डैश 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 N बटे KN। क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि अगर n छड़ें एक साथ जुड़ी हुई हैं जिनकी लंबाई बराबर है और जिनके एरिया यानी कि काट क्षेत्रफल बराबर है, तो उनका तुल्य ऊष्मीय चालकता कितनी होगी, ठीक है। ऊष्मीय प्रतिरोध तो बहुत सिंपल होता है, ऊष्मीय चालकता ज्यादा पूछी जाती है, ठीक है। ऐसे ही हमारा दूसरा कॉम्बिनेशन देख लेते हैं फटाफट। दूसरा पैरेलल या समानांतर संयोजन, इसके अंदर क्या होता है? आपके दोनों प्रतिरोध यानी दोनों छड़ें, मैंने डायग्राम ऐसा बनाया, इसका मतलब ये नहीं प्रतिरोध, दोनों छड़े हैं उनको हमने कैसे जोड़ रखा है? पैरेलल में जोड़ रखा है, ठीक है। तो बेटा जब पैरेलल में जोड़ते हैं तो आप जो उसको याद करें, किसको? विद्युत धारा वाले को। तो विद्युत धारा में जब दो प्रतिरोध पैरेलल में होते हैं तो दोनों में धारा अलग अलग होती है, लेकिन दोनों पे पोटेंशियल या विभवांतर सेम होता है। तो ऐसे ही इन दोनों पर जो तापांतर है वो तो सेम होगा, ठीक है। और जो विद्युत धारा ऊष्मीय धारा है वो अलग अलग होगी, ठीक है। तो बेटा इसमें जो ऊष्मीय धारा है वो किसके बराबर होगी? दोनों के योग के बराबर होगी। दोनों में से अलग अलग निकाल सकते हैं, लेकिन कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अपन यहां डेरिवेशन करने नहीं बैठे, ठीक है। अब बात आती है इसके प्रतिरोध की, तो कैसे निकालोगे बेटा? मैं यहां निकाल देता हूं। 1 बटे R, फॉर्मूला याद है, बराबर 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2, ये फॉर्मूला था, ठीक है। उस केस में ये था, तो यहां भी वही लगेगा। तो अब अपन RH का वैल्यू रख देते हैं फटाफट यहाँ पे, मैं इस ऊपर वाले को मिटा देता हूं ताकि तुम कंफ्यूज ना हो। तो RH का जो फॉर्मूला है ये क्या बन जाएगा? R का फॉर्मूला क्या होता है? ऊष्मीय प्रतिरोध का L बटे Ka, है ना। तो L बटे Ka होता है, तो इसके नीचे आ जाएगा आपके पास L और Ka आ जाएगा बेटा ऊपर, ठीक है। हम ये मानते हैं कि जब समानांतर क्रम में तो दोनों की लंबाइयां बराबर है, तभी समानांतर क्रम में जोड़ा जा सकता है, ठीक है। तो इनकी लंबाइयों को बराबर ले लेंगे, तो K1 A1 बटे L प्लस K2 A2 बटे L। पूरे समीकरण से L कैंसिल हो जाएगा, तो K की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? K1 A1 प्लस K2 A2 बटे A। अगर मान लो इनके एरिया भी सेम होते, यानी इनके एरिया A1 बराबर A2 बराबर, अगर दो के लेके चल रहे हैं, ठीक है, तो A कितना हो जाता है? A यहां है क्या? A है इन दोनों के एरिया का टोटल, ठीक है। मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं कि A किसके बराबर है? A1 प्लस A2, टोटल एरिया है A। तो बेटा A कितना हो जाता है अगर A1 और A2 बराबर है? मान लो ये भी A1 है, ये भी A1 है, A बराबर हो जाता A1 प्लस A1 2A1, तो A बराबर हो जाता 2A1। तो A1 पूरी इक्वेशन से कॉमन निकलता, कैंसिल हो जाता, तो आपके पास K की वैल्यू कितनी बच जाती? K1 प्लस K2 प्लस बटे 2, ठीक है। और अगर 2 से ज्यादा प्रतिरोध हैं, मान लीजिए N होते, तो आप क्या करते हैं? तो यहां पे K1 प्लस K2 प्लस K3 प्लस Kn तक चले जाते हैं, K1 प्लस K2 डैश डैश Kn तक, और नीचे N आ जाता, नीचे नंबर ऑफ रेजिस्टेंस आ जाता।
कोई डाउट? ये फॉर्मूला भी एग्जाम में कई बार पूछा जा सकता है कि अगर समानांतर क्रम में जोड़ेंगे तो कितना। तो ऊष्मीय चालन के अंदर इस पूरे सिस्टम में यही सारी चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर छोटे छोटे न्यूमेरिकल भी बनते हैं इस तरह की कॉम्बिनेशन देके, हम वो सारे देखेंगे लेक्चर के जब अपने इसको खत्म कर देंगे। इसके दो और तरीके हैं जो संवहन और विकिरण। तो कल के लेक्चर में हम संवहन और विकिरण को खत्म करके इसको खत्म कर देंगे और अगले लेक्चर में हम लोग एंटर कर जाएंगे थर्मोडायनेमिक्स में। ठीक है, चलिए कल की क्लास में मिलते हैं। ओके बेटा, बाय।